बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज प्रोबेबिलिटी लेक्चर सीरीज़ का हमारा टॉपिक है बेस थ्योरम या बेस रूल। इम्पॉर्टेंट रूल है और इसकी एप्लीकेशन है मुख्तलिफ फील्ड्स में, स्पेशली मेडिकल की फील्ड में बहुत ज़्यादा ये यूज़ होता है और स्टैटिस्टिक्स की फील्ड में ये ज़्यादा इम्पॉर्टेंट इस वजह से भी है कि इस रूल की बेस पर एक पूरी फील्ड बनी है स्टैटिस्टिक्स की, डेवलप हुई है स्टैटिस्टिक्स की, जिसको हम बेसियन स्टैटिस्टिक्स बोलते हैं। तो इसको हम एक एग्जांपल के थ्रू सीखते हैं कि बेस थ्योरम अप्लाई कैसे होता है। तो एग्जांपल भी मैं मेडिकल की फील्ड से दूंगा और उसके बाद फिर हम इसको प्रूव करेंगे कि ये अगर दो इवेंट्स हो तो उसके लिए बेस थ्योरम क्या बनता है, उसकी क्या फॉर्म बनती है, दो से ज़्यादा हो तो फिर उसके लिए क्या फॉर्म बनती है। एक प्रैक्टिकल सिनेरियो, एक प्रैक्टिकल सिचुएशन आप कंसिडर कर लें। तो एग्जांपल आपको मैं करंटली चूँकि कोरोना का इशू चल रहा है तो उसी से देता हूँ कि हम भी सुनते हैं, आप लोग भी सुनते होंगे कि जी फ़लाँ बंदा जो है उसका टेस्ट किया और उसका टेस्ट पॉजिटिव आया, और जब दूसरी दफ़ा टेस्ट किया किसी और लैब से किया तो उसका टेस्ट नेगेटिव आ गया। ये हम कॉमनली सुनते हैं। तो इससे हमारे जहन में फ़ौरन एक बात आती है कि हम जब भी टेस्ट करवाएंगे तो हो सकता है कि एक्चुअली हमें डिज़ीज़ ना हो और हमारा टेस्ट पॉजिटिव आ जाए, और ऐसे भी हो सकता है कि हमें डिज़ीज़ हो और पॉजिटिव आ जाए, और ऐसे भी हो सकता है कि हमें डिज़ीज़ नहीं है और पॉजिटिव आता है, और नहीं है तो नहीं आता, नेगेटिव आता है। ये चार सिचुएशंस हैं। इसको एपिडेमियोलॉजी में और मेडिकल की टर्मिनोलॉजी में इन टर्म्स को फॉल्स पॉजिटिव, फॉल्स नेगेटिव, ये टर्म्स यूज़ होती हैं। जैसे आपका टेस्ट, आपको एक्चुअली डिज़ीज़ है और आपका टेस्ट पॉजिटिव आया, नेगेटिव आ गया, ये एक सिनेरियो है। और आपको डिजीज़ नहीं है और आपका डिजीज़ पॉजिटिव आ गया, इसको हम फॉल्स पॉजिटिव कहते हैं। सपोज हम इसी को हम सिंबल्स में अगर लिख लें तो लिखते हैं जी एक बंदे को कोरोना है, एक्चुअली कोरोना है, तो उसको हम सी से शो करेंगे। अगर इसका टेस्ट पॉजिटिव आता है तो उसको हम ये प्लस के साइन से शो करते हैं। अब हम वो जो टेस्ट की एबिलिटी है कि वो किस तरह से कितना डिटेक्ट कर सकता है एक्चुअल डिजीज़ को, उसको हम यहाँ पे देखते हैं कि बंदे को अब सिंबॉलिकली कैसे लिखेंगे। एक बंदे का टेस्ट पॉजिटिव आया है तो उसको कोरोना है, उसके कितने चांसेस हैं, एक्चुअली कोरोना है, और उसका टेस्ट पॉजिटिव आया है और उसको कोरोना नहीं है तो उसके कितने चांसेस हैं। तो उसको हम ऐसे लिखते हैं कि प्रोबेबिलिटी that a person has a positive test result. What is the probability that he has actually got the disease? उसको ये डिजीज़ है, उसके कितने चांसेस हैं। इसी को हम ऐसे भी कर सकते हैं कि टेस्ट करवाने से पहले लैब वाले उसको बता दें कि जी आपका टेस्ट पॉजिटिव आया, given that you have a disease and your test is positive, इसके कितने chances हैं, और given that you have a positive test result and you do not have a disease, disease नहीं है तो उसको मैं C कॉम्प्लीमेंट का नाम दे देता हूँ, नहीं है, ये कितने हैं। अब सपोज करें जिस तरह हम पूरी वर्ल्ड का के स्टैटिस्टिक्स भी रोज़ हमारे सामने आते हैं न्यूज़ में और अपने मुल्क के भी आते हैं, तो उससे हम ये और मेडिकल की जो फील्ड के लोग हैं या जो गवर्नमेंट ऑफिशियल्स हैं वो हमें बताते हैं कि प्रोबेबिलिटी ऑफ अ पर्सन हैविंग दिस डिजीज इज 2%। सपोज कर लेते हैं कि 2% आबादी है दुनिया की या किसी मुल्क की जिसको कोरोना हो सकता है, ये एक चांस है। तो इसका मतलब आपको एक डिजीज़, स्पेसिफिक डिजीज़ है, उसके चांसेस 2% है, एक स्मॉल चांस है आपका कि आपको डिजीज़ होगी। अब इतनी बिलियंस में पॉपुलेशन है और उसमें चंद लाख लोगों को अगर है तो ये एक स्मॉल प्रोपोर्शन है। 2% भी बहुत ज़्यादा किया हुआ है, बहरहाल चलें सपोज कर लेंगे 2% चांस है। जो टेस्ट किट्स आई हैं आपके कंट्री में, उनकी जो कैपेसिटी है डिटेक्ट करने की इस डिज़ीज़ को, कोरोना को, वो है ये वाली।
गिवन दैट अ पर्सन हैज अ डिजीज, स्पेसिफिक डिजीज, यहाँ कोरोना की बात हो रही है, और टेस्ट उसको डिटेक्ट करता है, इसके चांसेस हैं 90%। ये उसकी पावर है टेस्ट की कि वो कितना पावरफुली डिटेक्ट कर सकता है। अगर कोई टेस्ट जो है वो 95% उसकी स्ट्रेंथ हो, प्रोबेबिलिटी हो, तो हम कहते हैं कि वो ज़्यादा पावरफुल टेस्ट है। इसी तरह ऐसे भी हो सकता है कि वो किसी ऐसे बंदे को डिटेक्ट कर ले, पॉजिटिव डिटेक्ट कर ले, जिसको एक्चुअली डिजीज नहीं है, तो उसको हम कहते हैं कि द चांस दैट test will give you a positive result given that you do not have that disease। आपको डिजीज नहीं है और आपका टेस्ट पॉजिटिव आ जाता है, इसके चांसेस कितने हैं? तो अब 90% तो ये है कि वो एक्चुअल डिजीज को डिटेक्ट करेगा, लेकिन डिजीज नहीं है तो उसको पॉजिटिव डिटेक्ट करेगा। इसकी प्रोबेबिलिटी कोई चांस हम ले लेते हैं, सपोज 10%। ये भी चांसेस हैं कि आपका टेस्ट पॉजिटिव आ जाए लेकिन एक्चुअली आपको डिजीज ना हो। कॉम्प्लीमेंट का मतलब नेगेशन है, नहीं है आपको डिजीज। अच्छा, अब इशू क्या है? आप जाते हैं लैब में और आप अपना टेस्ट करवाते हैं, और आपको जो आपके हाथ में रिपोर्ट मिलती है वो पॉजिटिव रिपोर्ट मिलती है। गिवन दैट यू हैव अ पॉजिटिव टेस्ट रिजल्ट, ये गिवन दैट यू हैव अ पॉजिटिव टेस्ट रिजल्ट, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट यू एक्चुअली हैव कोरोना? ये कंप्यूट कैसे करेंगे? तो इस प्रोबेबिलिटी में और इस प्रोबेबिलिटी में क्या फर्क है? ये वो प्रोबेबिलिटीज हैं जो आपको पहले से पता है, जो लैब ऑफिशियल्स या आपके गवर्नमेंट ऑफिशियल्स हैं वो आपको बता रहे हैं। ये पहले वाली प्रोबेबिलिटीज हैं, इनको प्रायर प्रोबेबिलिटीज बोलते हैं। ये भी प्रायर पहले से पता है आप लोगों को, जबकि ये आप बाद में कैलकुलेट करेंगे बेस्ड ऑन दीज रिजल्ट्स, बेस्ड ऑन दीज प्रोबेबिलिटीज। तो ये जो प्रोबेबिलिटी है इसको बोलते हैं पोस्टीरियर प्रोबेबिलिटी। तो ये हो गई प्रायर प्रोबेबिलिटीज और ये हो गई पोस्टीरियर प्रोबेबिलिटी। तो पोस्टीरियर प्रोबेबिलिटी को फाइंड करना यूजिंग प्रायर प्रोबेबिलिटी, ये हमें बेस थ्योरम सिखाता है। ये हम करेंगे कैसे? पहले हम सीखेंगे दो इवेंट्स से, जिसमें जैसे ये दो इवेंट्स हैं। एक है कि आपका टेस्ट रिजल्ट पॉजिटिव आता है, और दूसरा इवेंट है कि आपको एक्चुअली एक डिजीज है। और उसके बाद फिर हम इसी को एक्सटेंड कर लेंगे दो से ज्यादा इवेंट्स पे, वो जनरलाइज्ड केस होगा। तो पहले हम सिंपल केस को समझते हैं और उसको समझेंगे इसी एग्जांपल की मदद से। चलें यहीं पे कर देता हूं। अब ये समझ लें कि ये आपका इवेंट ए है और ये है आपका इवेंट बी। तो आपको क्या निकालना है? असल में आपको निकालना है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन बी। ये निकालना है आपको, जैसे सी की जगह ए है और प्लस की जगह पे बी है। और फिर ये वाली जो प्रोबेबिलिटीज हैं इसको हम शो करते हैं। ये प्लस गिवन सी को हम कहते हैं बी गिवन ए इन सिंबल्स में, और इसको कहते हैं बी गिवन ए कॉम्प्लीमेंट, नॉट ए। अच्छा, जो कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का रूल है वो ये कहता है कि आप किसी भी इवेंट की प्रोबेबिलिटी निकालें गिवन दैट अनदर इवेंट हैज ऑलरेडी अकर्ड। तो इसका रूल है कि आप निकालेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी डिवाइडेड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, और इसी को आप अगर बी गिवन ए निकालना चाहते हैं तो जस्ट थोड़ी सी मॉडिफिकेशन करनी है, एक ही जगह बी आपने यूज करना है। तो ए इंटरसेक्शन बी करें या बी इंटरसेक्शन ए करें कोई फर्क भी नहीं पड़ता, क्योंकि ये कम्यूटेटिव लॉ जो है इंटरसेक्शन ऑफ इवेंट्स में या इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स में अप्लाई होता है। तो यहाँ बी की जगह क्या आएगा? ए आएगा। अब अगर आप इस इक्वेशन को रीराइट करें कि आपको चाहिए प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी चाहिए, इसको यहाँ से रिमूव करना है, तो ये दूसरी तरफ जब जाएगा तो इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो आपको देगा प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन बी इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी यहाँ से। और इससे आपको
यही क्वांटिटी इंटरसेक्शन बी कैसे मिलेगी? आप जब इसको इस तरफ लेके जाएंगे तो प्रोबेबिलिटी ऑफ बी गिवन ए इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए। अब आप इन दोनों को देखें, इससे हमें ये मिला और इससे हमें ये मिला। अगर इन दोनों को कंपेयर करें, इन दोनों इक्वेशंस की लेफ्ट हैंड साइड इक्वल हैं, तो रूल कहता है कि इनकी राइट हैंड साइड्स भी इक्वल होंगी। राइट हैंड साइड्स पे क्या है? प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन बी इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी गिवन ए इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए। ये दो आपस में इक्वल हो जाएंगे। अब आपको ये देखें, ये चीज चाहिए थी, जैसे यहां से हमने इसको सिंबल्स में ए और बी में ऐसे लिखा था, तो अब यहां पे ये चीज आ गई आपके पास ए गिवन बी, और ये उधर जाएगा तो डिवाइड हो जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ बी गिवन ए इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए होल डिवाइडेड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। अब यहाँ पे देखें ए गिवन बी है, यहाँ बी गिवन ए है। जैसे यहाँ पे अगर आप ये सी और प्लस फिर दोबारा से इनकॉर्पोरेट कर लें तो ये होगा प्रोबेबिलिटी ऑफ ए किसको कहा है आपने? सी को। कोरोना है किसी पेशेंट को। बी कहा है कि उसका टेस्ट पॉजिटिव आ गया। प्रोबेबिलिटी दैट यू हैव अ पॉजिटिव टेस्ट रिजल्ट गिवन दैट यू हैव अ डिजीज सी इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ सी डिवाइडेड बाय प्रोबेबिलिटी बी क्या है? प्लस पॉजिटिव रिजल्ट। ऐसे करेंगे कि आपका टेस्ट पॉजिटिव आ चुका है, दिस इवेंट हैज अकर्ड एंड यू एक्चुअली हैव अ डिजीज, उसकी प्रोबेबिलिटी निकालेंगे कि आपको डिजीज है और आपका टेस्ट पॉजिटिव आए, ये जो गिवन प्रोबेबिलिटी है। फिर प्रोबेबिलिटी ऑफ दैट डिजीज इन द होल पॉपुलेशन, जो पहले से पता है, ये चीज हमें नहीं पता, ये हम यहां से निकालेंगे। ये प्रोबेबिलिटी ऑफ प्लस पॉजिटिव। अब प्रोबेबिलिटी, ये वाली जो प्रोबेबिलिटी है, ये आपको दो डिफरेंट प्रोबेबिलिटीज के सम की सूरत में लिखनी पड़ेंगी कि आपका टेस्ट पॉजिटिव आया है। तो इसको आप लिख सकते हैं कि ये दो तरह से हो सकता है कि यू एक्चुअली हैव अ डिजीज, आपको कोरोना है एंड यू गेट अ पॉजिटिव रिजल्ट, और प्लस प्रोबेबिलिटी दैट यू डू नॉट हैव दिस डिजीज, प्रोबेबिलिटी ऑफ सी कॉम्प्लीमेंट एंड यू गेट अ पॉजिटिव रिजल्ट। इन दो सूरतों में ये आ सकता है आपका पॉजिटिव, कि आपको डिजीज नहीं है तो पॉजिटिव आ जाए, और है और पॉजिटिव आ जाए, इन दोनों का सम निकालेंगे। अगर आप इसको इस रूल के थ्रू फाइंड करने की कोशिश करें तो आपके पास आएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ सी इंटरसेक्शन अ पॉजिटिव टेस्ट रिजल्ट। ये निकालने के लिए आप इसको यूज कर लें। इसमें आपका ए जो है वो सी है और बी प्लस है, बी प्लस है, ए सी है, ए सी ऐसे। तो अगर आप इसको ऐसे लिखेंगे तो फिर आपको लिखना पड़ेगा प्रोबेबिलिटी सी है और यहाँ प्लस है, तो पॉजिटिव गिवन दैट यू हैव अ स्पेसिफिक डिजीज इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ दैट स्पेसिफिक डिजीज सी, कोरोना है आपको, प्लस इसको कैसे लिखेंगे? जस्ट सी जहां पे लिखा है वहां सी कॉम्प्लीमेंट लिख लें। प्रोबेबिलिटी ऑफ सी पॉजिटिव टेस्ट रिजल्ट गिवन दैट यू डू नॉट हैव दिस डिजीज इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ, अगेन आपका यहां पे सी है तो आपका आ जाएगा यहां पे प्रोबेबिलिटी ऑफ सी कॉम्प्लीमेंट। अगर इसकी मदद से बनाते हैं तो बड़ा आसान सा है कि अगर आपका प्रोबेबिलिटी ऑफ सी जो है वो 2% है, तो इसका मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ सी कॉम्प्लीमेंट होगा 98%। अगर आपको कोरोना होने के चांसेस 2% है तो ना होने के 98% है। इसी तरह आप यहां से निकाल सकते हैं एक और प्रोबेबिलिटी। अच्छा, यहां पे सिर्फ आपको ये दो चीजें चाहिए, इसी से हमने ये निकाल ली है, इससे हमने ये नॉट कोरोना की प्रोबेबिलिटी निकाल ली है। अच्छा, तो इसका मतलब आप ये जो एक्सप्रेशन है इसको आप डिनोमिनेटर में प्रोबेबिलिटी ऑफ प्लस की जगह ये वाला लिख सकते हैं। अब ये जब आप लिखेंगे इस प्रोबेबिलिटी ऑफ प्लस पॉजिटिव टेस्ट रिजल्ट की जगह, तो लिखेंगे ऐसे। तो अब यहाँ राइट साइड पे अगर आप देखें तो ये सारी प्रोबेबिलिटीज आपने ये गिवन है, आपके पास हैं, तो आप ये फिर निकाल सकते हैं कि अगर आपका टेस्ट पॉजिटिव आ गया, गिवन दैट यू हैव अ पॉजिटिव टेस्ट रिजल्ट,
व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट यू एक्चुअली हैव डिजीज। अब आप अपने आप को जब तसल्ली देंगे कि मुझे डिजीज है या नहीं है, अब इसको मैं यहाँ पे सॉल्व करता हूँ। प्रोबेबिलिटी ऑफ सी गिवन पॉजिटिव टेस्ट रिजल्ट, ये हमें पता है पॉजिटिव गिवन कोरोना, पॉइंट ये 90% है तो प्रोबेबिलिटी की सेंस में इसको 0.90 लिखेंगे। 0.9 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ हैविंग अ डिजीज 2% को हम लिखेंगे 0.02, क्योंकि प्रोबेबिलिटी में हम परसेंटेज में नहीं लिखते, हम फ्रैक्शन में लिखते हैं, डिवाइडेड बाय अब प्लस गिवन सी, ये अगेन 0.9 इंटू सी वाला आ गया 0.02 प्लस पॉजिटिव टेस्ट रिजल्ट गिवन दैट यू डू नॉट हैव दिस डिजीज, ये पहले से पता है आपको। 10% को हम लिखेंगे 0.10 इंटू यू डू नॉट हैव दिस डिजीज 2%, और ये है 98%, तो कैसे लिखेंगे 98% को 0.98। अब आप इसको कंप्यूट कर लें, ये आता है 0.155 या अप्रोक्सीमेटली 0.16। तो इसका मतलब ये हुआ कि आपका टेस्ट पॉजिटिव आ गया है और आपके हाथ में पॉजिटिव टेस्ट रिजल्ट है, तो आपको 16%, 0.16 का मतलब 16% चांसेस हैं कि आपको एक्चुअली कोरोना है। तो अब यहाँ पे इस चीज़ को अगर आप देखें तो आपने इस थ्योरम को मेडिकल की फील्ड में यूज़ किया है, इसको बिजनेस की फील्ड में भी यूज़ किया जाता है, क्वालिटी कंट्रोल में यूज़ करते हैं इस थ्योरम को, इसके अलावा साइकोलॉजी में यूज़ करते हैं, और बहुत सारी जो फील्ड्स हैं वहाँ पे इस थ्योरम को यूज़ किया जाता है। ये तो था कि जब आपके पास दो इवेंट्स हों तो आप बेस रूल या बेस थ्योरम को किस तरह अप्लाई करते हैं, और इसमें से जो इसकी जो थीम है वो आप यहाँ से पिक कर सकते हैं, यहाँ से या इधर से पिक कर लें कि इसका जो रूल बनता है ये बनता है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन बी इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी गिवन ए इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए डिवाइडेड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ B given A into probability of A plus probability of B given A complement into probability of A complement। ये दो उसके लिए है, इवेंट्स के लिए है कि जब आपके पास दो इवेंट्स हों। ओके, 2 इवेंट्स का केस था, हम कोरोना वाली एग्जांपल से इस रूल को थोड़ा सा समझे हैं। अब हम इसको जनरलाइज करेंगे कि अगर इवेंट्स हमारे 2 से ज़्यादा हों, अब 2 से ज़्यादा उस वक्त होंगे, उस एग्जांपल में तो ये था कि या तो आपको कोरोना है और या नहीं है, ये था, और आपका टेस्ट पॉजिटिव आ गया। यहाँ पे आप को मैं एक और एग्जांपल से समझाता हूँ कि जैसे एक फैक्ट्री है, एक इंडस्ट्री है, उसमें एक मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस है, और पहले समझ लें फिर इसको प्रूव करते हैं। प्रूव करना मुश्किल नहीं है, समझ जाएं तो तब। उस फैक्ट्री में 3 मशीन्स काम कर रही हैं, M1, M2 और M3, और ज़ाहिर है हर मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस है, उसमें कुछ डिफेक्टिव आइटम्स भी प्रोड्यूस होते हैं। अब डिफेक्टिव आइटम्स एक ऐसा केस है कि जो रेयर केस है, एक ऐसा सिनेरियो है कि जो रेयर है, रेयरली कोई डिफेक्टिव आइटम प्रोड्यूस होता है, इस वजह से उसकी परसेंटेज कम होगी। तो सपोज कि मशीन 1 से भी आ रहे हैं डिफेक्टिव आइटम, मशीन 2 पे कोई ऑपरेटर बैठा है, वो भी डिफेक्टिव आइटम प्रोड्यूस कर रही है, मशीन M3 भी प्रोड्यूस कर रही है। M1 कितना कर रही है परसेंटेज में, सपोज हम कहते हैं कि वो 1% डिफेक्टिव्स हैं, कि अगर 100 आइटम बनाती है तो 1 डिफेक्टिव बनाती है। M2 थोड़ी सी ज़्यादा ख़राब है, वो 2% बनाती है, और M3 जो है वो 4% डिफेक्टिव बनाती है, सपोज कर लेंगे। अब सबकी जो प्रोडक्शन है वो सारी एक पूल में जमा हो रही है, यहाँ पे आ रही है, मशीन 1 के आइटम भी आ रहे हैं यहाँ पे,
मशीन 2 के भी आ रहे हैं, मशीन 3 के भी आ रहे हैं। अब जब इकट्ठे हो गए, अब यहाँ पे पहचान करना कि ये आइटम, चूंकि सारे आइटम एक मशीन बना रही है, ये मार्कर्स हैं, ये मार्कर मशीन 1 से भी बन रहा है, मशीन 2 से भी बन रहा है। यहाँ पे जब आ गए तो सारे मार्कर्स हैं। यहाँ से मैंने एक रैंडमली मार्कर उठाया और ये मार्कर जो था ये डिफेक्टिव निकला। अब जो मैनेजर है वो ये जानना चाहता है कि ये जो भी डिफेक्टिव आइटम यहाँ से पिक हुआ है वो मशीन 1 से आया है या मशीन 1 ने प्रोड्यूस किया है। मशीन 1 ने किया, गिवन दैट यू हैव सिलेक्टेड अ डिफेक्टिव आइटम, या वो डाउट है उसको मशीन 2 पे कि मे बी कि वो 2 से आया हो, तो कितने चांसेस हैं कि वो मशीन 2 ने प्रोड्यूस किया है। और M3 मशीन 3 ने किया है डिफेक्टिव आइटम, उसके कितने चांसेस। ये वो प्रोबेबिलिटीज हैं जो वो जानना चाहता है मैनेजर। ये जो प्रोबेबिलिटी है ये है कि डिफेक्टिव आइटम मशीन 1 से आने के चांसेस इतने हैं। इसको हम प्रोबेबिलिटी की सेंस में लिखेंगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ डिफेक्टिव आइटम गिवन दैट it is being produced by machine 1 is 1%. Probability that a defective item is produced by machine 1 being produced by machine 1 is इतने %। इसको कैसे लिखेंगे? इसको हम लिखेंगे probability that defective item is produced by machine M2, और इसको कैसे लिखेंगे? ये 4% को लिखेंगे probability of defective item being produced by machine 3। ये 3 है। अब इनके सिंबल्स को आप कंपेयर करें, ये M1 गिवन D है और ये D गिवन M1। इसको अब यहाँ पे लेके A गिवन B है और यहाँ पे B गिवन A है। इसका मतलब एक इवेंट अकर करना गिवन दैट दिस बी इवेंट हैज अकर्ड, और यहाँ पे है कि बी इवेंट अकर करेगा उसकी प्रोबेबिलिटी गिवन दैट दिस हैज अकर्ड। अब अगर आप ये जो 1 2 3 की इसकी जगह मैंने सबस्क्रिप्ट यहाँ पे आई यूज किया हुआ है, और आई के लिए यहाँ पे हमने बता दिया कि वो 1 से लेके के तक कोई इवेंट भी हो सकता है। अब यहाँ पे के जो है वो 3 है, तो अब यहाँ ये प्रोबेबिलिटी निकालनी हो तो इसको आप देखें, ए आई की जगह पे M1 आ गया है और बी की जगह D आ गया। यहाँ पे ए आई की जगह M2 आ गया और बी की जगह D आ गया। ये तो इस जो सिचुएशन है, इस सिचुएशन में ये जो प्रोबेबिलिटीज जानना चाहता है जो मैनेजर, वो निकालने के लिए ये एक्सप्रेशन यूज किया जा सकता है। ये केस है जिसमें आपके पास 3 मशीन्स हैं। सपोज आपके पास 10 मशीन्स काम कर रही हैं, तो वो जो 10 मशीन्स हैं M1 M2 M3 और K 10 तक चला जाएगा। तो ये 10 मशीन्स के लिए, 5 के लिए, तो जनरली हम इसको K के लिए प्रूव करेंगे कि अगर हमारे पास K इवेंट्स हों तो उस केस में बेस थ्योरम की ये वाली फॉर्म कैसे बनती है। As we know, हमें कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का रूल पता है कि अगर प्रोबेबिलिटी ऑफ A गिवन B निकालना हो तो हम निकालते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ A इंटरसेक्शन B डिवाइडेड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ B, और अगर प्रोबेबिलिटी ऑफ B गिवन A निकालना हो तो हम निकालते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ A गिवन A इंटरसेक्शन B इंटरसेक्शन A, सेम चीज़ है, डिवाइडेड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ A। अब चूंकि थोड़े सिंबल्स हमारे डिफरेंट हैं, हम आई सबस्क्रिप्ट यूज करेंगे हर ए के साथ जहां भी ए आ रहा है। अब इसको अगर आप रीअरेंज करें तो जो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए आई इंटरसेक्शन बी है, ये बी इस तरफ चला जाएगा, तो आपके पास आएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए आई गिवन बी, और इससे क्या आएगा, इससे आपके पास आएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ ये वाला ए आई इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ, यहाँ भी आई सबस्क्रिप्ट यूज कर लें, ए आई इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ, यहाँ पे होगा बी गिवन ए आई। इसको आप इक्वेशन 1 कह दें, इसको 2 कह दें। अब चूंकि लेफ्ट हैंड साइड 1 और 2 की सेम है तो रूल कहता है कि इसकी राइट हैंड साइड होनी है, लाजमी इक्वल होगी। तो कंपेयरिंग इक्वेशन 1 एंड 2, इक्वेशन 1 और 2 को कंपेयर करें तो ये दो चीज़ें इक्वल हो जाएंगी, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए आई
गिवन बी इक्वल होगा इसके प्रोबेबिलिटी ऑफ ए आई इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी गिवन ए आई। यहाँ आपको सिर्फ ये चीज़ चाहिए, ए आई गिवन बी, तो इसको इधर छोड़ दें। अब प्रूफ की तरफ आहिस्ता आहिस्ता जा रहे हैं, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए आई इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी गिवन ए आई डिवाइडेड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ बी कहाँ से आया, ये मल्टीप्लाई हो रहा है तो दूसरी तरफ जाके डिवाइड हो जाएगा। इसको कह दें इक्वेशन 3। इक्वेशन 1 और 2 से 3 बन गई। अब अगर आप जो चीज़ प्रूव कर रहे हैं साथ साथ उसको भी लेके चला करें। ए आई गिवन बी आ चुका है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए आई इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी गिवन ए आई आ चुका है। सिर्फ डिनोमिनेटर में हमने प्रोबेबिलिटी ऑफ बी की जगह ये लाना है। अच्छा, अगर आप इसकी स्टेटमेंट को गौर से देखें तो इसकी स्टेटमेंट कहती है कि अगर A1, A2, AK तक ये म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स हों और उनका यूनियन सैंपल स्पेस हो, इसका मतलब ये है कि आपके पास एक ऐसा केस है जिसमें आपके बहुत सारे इवेंट्स हैं, के इवेंट्स हैं, और वापस में म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। अगर आप हर एक को देखें, ये पार्टीशन ऑफ सैंपल स्पेस बन रही है। ये A1 है। अब A1 का जो एरिया है उसका A2 के साथ कोई लिंक नहीं है, A2 अलग है, A3 अलग है। इसी तरह आप चलते चलते AK तक चले जाएं तो हर इवेंट दूसरे इवेंट के साथ इंटरसेक्ट नहीं करता। और यहाँ पे एक और बात करता है कि B is any event other than other event of sample space such that it can occur only if one of AI occurs। कि वो जब अकर करेगा, वो जो इवेंट बी है, तो उस वक्त अकर करेगा जब इनमें से कोई एक इवेंट अकर करे। तो इसका मतलब जिस तरह हमने मशीन्स की एग्जांपल दी थी कि अगर कोई डिफेक्टिव आइटम आ गया तो मशीन 1 से भी आ सकता है, 2 से भी आ सकता है, 3 से भी आ सकता है और K से भी आ सकता है, जितनी मशीन्स हैं उसमें से आ सकता है। तो ये हमारा सिचुएशन है। अगर आप बी को देखें इस केस में, ये पूरी सैंपल स्पेस में, तो ये जो पोर्शन है ये वाला, ये है बी का, बी सेट का A1 के साथ इंटरसेक्शन, फिर ये बी का A2 के साथ इंटरसेक्शन, ये वाला पोर्शन है बी का A3 के साथ, फिर A4 के साथ ये वाला पोर्शन है। तो इसका मतलब ये है कि बी कैन बी रिटन एज सैंपल स्पेस और बी का इंटरसेक्शन। ये एक बेसिक रूल है कि सैंपल स्पेस का किसी भी सेट के साथ इंटरसेक्शन वो सेट खुद होता है। अब हम सैंपल स्पेस को, चूंकि हमारी सैंपल स्पेस अब के इवेंट्स हैं मिल के बनती है, ये यहाँ पे लिखा हुआ भी है, एंड देयर यूनियन इज एस सैंपल स्पेस। तो इसका मतलब कि A1 यूनियन A2 यूनियन करते करते आप चलें A3 भी लिख लें और यूनियन AK, ये सारे इनका यूनियन क्या है, सैंपल स्पेस है गिवन कंडीशन की वजह से हमने इसको लिखा इंटरसेक्शन बी। अब यहाँ डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन ओवर इंटरसेक्शन यूज करें तो आप इसको लिख सकते हैं A1 इंटरसेक्शन बी यूनियन। अब दूसरा आ गया A2 इंटरसेक्शन बी, फिर यूनियन, और ये करते करते आपके पास केथ इवेंट आएगा तो AK इंटरसेक्शन B हो जाएगा। अच्छा, अब ये आ गया आपका B। चूंकि ये म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स हैं, इस वजह से म्यूचुअली एक्सक्लूसिव का रूल ये है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ A यूनियन बी जो होता है प्रोबेबिलिटी ऑफ A प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ B के बराबर होता है। तो अब यहाँ पर अगर आप इसको प्रोबेबिलिटी अप्लाई कर लें, इस तरफ भी और इस तरफ भी कर लें, तो ये चूंकि म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स हैं A1 A2 AK तक, तो ये बनेगा प्रोबेबिलिटी ऑफ A1 इंटरसेक्शन B, ये वाला इवेंट यूनियन है चूंकि म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है अगला इवेंट, तो ये बन जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ A2 इंटरसेक्शन B प्लस सो ऑन अप टू
प्रोबेबिलिटी ऑफ ए के इंटरसेक्शन बी, और इसकी रीज़न लिखें सिंस A1 A2 अप टू ए के आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स। यहाँ तक हो गया। अब हम इसको पहले सम की सूरत में लिख लो। प्रोबेबिलिटी ऑफ B इज इक्वल टू सम ऑफ दीज प्रोबेबिलिटी। यहाँ पे देखें P सब में है, A सब में है, B सब में है, सिर्फ चेंज क्या है, सिर्फ ये सबस्क्रिप्ट चेंज होता जा रहा है। तो इसको हम समेशन की फॉर्म में लिखेंगे तो 1 से लेके कहाँ तक जाता है, ये K तक जाता है, और बाकी सारी टर्म्स जो हैं वो किस फॉर्म में है, प्रोबेबिलिटी ऑफ A, और ये सिर्फ ये सबस्क्रिप्ट चेंज है, इंटरसेक्शन B वैसा ही है, तो सबस्क्रिप्ट की जगह पे हम लिखते हैं I, प्रोबेबिलिटी ऑफ AI इंटरसेक्शन B। अच्छा, अब AI इंटरसेक्शन B हम पहले भी कर चुके हैं, इसको इक्वेशन 2 से लिखेंगे कि ये प्रोबेबिलिटी ऑफ AI इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ B गिवन AI के बराबर है। ये आ गई प्रोबेबिलिटी ऑफ B। तो अब इक्वेशन जहां तक हम पहुंचे थे 3 बिकम्स, इक्वेशन 3 क्या बनेगी, यही प्रोबेबिलिटी ऑफ AI गिवन B इज इक्वल टू न्यूमरेटर प्रोबेबिलिटी ऑफ AI इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ B गिवन AI डिवाइडेड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ B की जगह पे अब आप इसकी वैल्यू लिख लें, समेशन प्रोबेबिलिटी ऑफ AI इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ B गिवन AI, और समेशन कहाँ से कहाँ तक है, 1 से लेके K तक है। अब आप देखें कि अब आपका ये जो रिक्वायर्ड एक्सप्रेशन है वो आपका प्रूव हो गया। तो डेरिवेशन है या इसका प्रूफ है, वो एक दो चीज़ें अगर आपको याद हों सेट थ्योरी से तो आप इजीली इसको कर सकते हैं। 2-3 दफ़ा आप इसकी प्रैक्टिस करें। इसका जो प्रूफ है ये मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में भी डाल रहा हूँ, इसका प्रूफ आप उसको भी प्रैक्टिस करें तो ये प्रूफ आप इजीली कर लेंगे। बात समझने की है। तो शुरू में जो आप लोगों को मैंने वो कोरोना वाली एग्जांपल बताई, फिर मशीन्स वाली एग्जांपल बताई, उससे आप लोग इसका कॉन्सेप्ट समझें और फिर उसके बाद ये प्रूफ है, अलजेब्रिक प्रूफ है, ये आपको आएगा प्रैक्टिस से। इसकी जो एग्जांपल्स हैं, न्यूमेरिकल एग्जांपल्स हैं, ये हमारा लास्ट लेक्चर होगा जिसमें हम जितने भी इससे पहले पढ़ चुके हैं कॉन्सेप्ट्स पढ़ चुके हैं, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव वाले इवेंट्स, एग्जॉस्टिव इवेंट्स का, इंडिपेंडेंट इवेंट्स, और फिर ये बेस थ्योरम जो हमने पढ़ा है, इनकी एग्जांपल्स को, सारी एग्जांपल्स को मैं डिस्कस करूँगा लास्ट लेक्चर में, जिसमें हम एग्जांपल्स को, न्यूमेरिकल एग्जांपल्स को सॉल्व करेंगे।